अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की फैमिलीज़ भी ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो है 3 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर चुका हूँ और चैनल के ऊपर भी अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी इसी एफएससी का जो कोर्स है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब का या उसके सिलेबस का, उसका आज जो है चौथा लेक्चर है और आज हम लोग जो हैं अपना 5th जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि अरेज़ के ऊपर है। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करूँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, तो इस चैनल को लाज़मी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होती है, उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा थ्रू ईमेल। सेकंडली, इस वीडियो को काइंडली कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखें। फॉर द फर्स्ट टाइम एट लीस्ट कम से कम एक दफ़ा यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें, तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब से मैंने स्नैपशॉट्स लेके उसको पीडीएफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और इसको मैं यहीं से ही डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। ये फ़ाइल मैंने ओपन की है, ये आपकी बुक की स्नैपशॉट्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, जो कि जिसका टाइटल है अरेज़ एंड स्ट्रिंग्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अरेज़ के ऊपर। देखें, हम लोगों ने डेटा टाइप्स मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ी हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर, साइन इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर वगैरह वगैरह। जब भी आप कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो वेरिएबल जो है आपकी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर तो क्रिएट होगा, नंबर वन। नंबर टू, वो जो आपका वेरिएबल होगा वो रैम के अंदर किसी रैंडम लोकेशन के ऊपर क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर 5 वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर किए हुए हैं, किसी भी टाइप के हों, चाहे वो इंटीजर हों, कैरेक्टर हों, फ्लोट हों, चाहे सारे के सारे की सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप बेशक सेम ही क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो ना, वो पहली बात तो ये कि वो रैंडम लोकेशन के ऊपर क्रिएट होंगे। ठीक है? नंबर 2, कोई भी वेरिएबल अगर आप क्रिएट करते हो और उस वेरिएबल के अंदर जब आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, तो स्टोर करने के बाद जब आप उस वेरिएबल के अंदर दोबारा कोई वैल्यू स्टोर करोगे ना, तो पुरानी वैल्यू उसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके ऊपर नई वैल्यू जो है वो आके स्टोर हो जाएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर मकसद के लिए हम जो है अरेज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अरेज़ का जो कंस्ट्रक्ट है आपकी इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम यूज़ करते हैं। अरेज़ का मकसद ये होता है कि वो आपको हेल्प करेगा आपकी कि आप एट अ टाइम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकें। बेसिकली अगर हम अरे की अगर हम बात करें, तो ये आपकी यहाँ पे बुकिश जो डेफिनेशन कह लें या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर दिस कॉन्सेप्चुअल यूनिट ऑफ होमोजेनियस डेटा हैविंग द सेम नेम फॉर ऑल द डेटा आइटम्स इज कॉल्ड अरे। बेसिकली अरे जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। और होमोजेनियस का मतलब है कि सेम, यानी कि अगर आप ने कोई लेट सपोज कोई अरे अगर आप बनाना चाहते हो, हम उसको ऑब्वियसली देखेंगे भी कि वो अरे जो है वो किस तरीके से बनती है। तो अरे जो है उसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती है ना, वो वैल्यूज की जो डेटा टाइप होगी ना वो सेम होगी। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस डेटा के वो जो डेटा आपकी अरे के अंदर स्टोर होगा उसकी टाइप सेम होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर लेट सपोज अरे बनाई है और आप कहते हैं कि मैं अपनी अरे के अंदर 10 वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूं, तो एक वैल्यू जो है वो इंटीजर हो, दूसरी कैरेक्टर हो, तीसरी कोई फ्लोट हो। नो, अरे की अपनी डेटा टाइप होगी और जो अरे की डेटा टाइप होगी उसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो सारे के सारे आपके उनकी जो डेटा टाइप होगी वो सेम होगी। तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज की बात करें, तो इसमें आपकी बुक के अंदर लिखा है कि एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स of the same data types
placed in contiguous memory locations that can individually be referenced by using an index to unique identifier। इसको अब देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स इसके अंदर हैं आपकी इन 2 लाइन्स के अंदर कि अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैं, यानी कि आपकी जो अरे होती है उसमें एक से ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर हुई हुई होती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। इट कंटेन्स मोर देन वन वैल्यूज़, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। फिर आगे ये लिखा है कि कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स तो हैं, लेकिन ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी कि इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज तो स्टोर हो सकती हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम जो वैल्यूज होंगी ना, उनकी डेटा टाइप सेम होगी। ठीक है। और फिर आगे ये आखिरी पॉइंट कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज हैं जिनकी डेटा टाइप भी सेम है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़ी होंगी। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का बेसिकली मतलब है कि आपकी जो अरे है, लेट सपोज वो आप कहते हो कि जी मेरी जो अरे होगी ना उसके अंदर 5 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, और आप कहते हैं कि मेरी अरे जो है वो इंटीजर टाइप की है। तो आपकी अरे जो है, आपकी जो अरे होगी उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होंगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने अगर लेट सपोज आप कहते हैं कि जी मेरे प्रोग्राम के अंदर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, तो वो आपकी जो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे वो रैंडम लोकेशंस के ऊपर बनेंगी रैम के अंदर, वो किसी एक खास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर नहीं बनेंगी वन आफ्टर द अनदर। लेकिन अरे की केस में ये होता है कि इट इज गारंटीड, इट इज कंफर्म्ड कि आपकी जो अरे होगी उसमें अगर लेट सपोज आप कहते हैं कि जी आपकी अरे में 5 आप वैल्यूज उसमें स्टोर करोगे, तो आपकी जो पांचों की पांचों जो वैल्यूज होंगी ना वो आपकी मेमोरी के अंदर कंसेक्यूटिव लोकेशंस के ऊपर बनेगी। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी रैम जो है उसके अंदर जो है आपका एक लेट सपोज कैरेक्टर कैरेक्टर टाइप की आपने अरे बनाई है। हम सबको पता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है उसका साइज होता है 1 बाइट। ठीक है। आपने एक कैरेक्टर टाइप की अरे बनाई है, और कैरेक्टर टाइप की अरे जो है वो ऑब्वियसली अपने पास जो है वो कैरेक्टर्स को ही स्टोर करेगी। तो कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, लेट सपोज आप कहते हैं कि जी इसका साइज जो है ना वो 5 है। ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, लेट सपोज इसके अंदर 5 लोकेशंस होंगी, क्योंकि आपने कहा है कि इसका साइज जो है वो 5 होगा, और हर लोकेशन के ऊपर एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है इसके अंदर। तो आपकी जो अरे होगी, इसकी जो फर्स्ट लोकेशन होगी, लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि जी उसका मेमोरी एड्रेस है जी 100। ठीक है। तो आपकी जो अरे की जो दूसरी लोकेशन होगी उसका एड्रेस होगा 101, जो तीसरी लोकेशन होगी उसका एड्रेस होगा 102, जो तीसरी चौथी लोकेशन होगी उसका एड्रेस होगा 103 एंड सो ऑन। वो इसलिए क्योंकि ये आपने एक अरे बनाई है, और अरे के अंदर जो लोकेशंस होती हैं वो वन आफ्टर दी अनदर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर आपकी अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, या आपकी अरे इस तरीके से क्रिएट होती है मेमोरी के अंदर। फिर आखिरी बात इसमें लिखी हुई है कि those collection of those data items जिनकी डेटा टाइप सेम होती है, जो कि कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर पड़ी होती हैं, उनको आप रेफरेंस कर सकते हो, उनको आप रीड कर सकते हो, उन 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 डेटा एलिमेंट्स को, उन वैल्यूज को जो कि आपने अरे के अंदर स्टोर की हुई हैं, उनको आप जो है वो रेफरेंस कर सकते हो बाय यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है। ये इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, और जो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू भी हम देखेंगे। कंसीडर यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जी कंसीडर द एग्जांपल फॉर स्टोरिंग 7 वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर in an array without having to declare 7 different variables, each one with a different variable name। देखें, अब वही वाली बात कि आप जो है ना 7 डिफरेंट कंसिडर कर लें इस एग्जांपल के अंदर कि यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट 7 डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर। आप एक अरे बनाएंगे, ठीक है, और उस अरे की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होगी। तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जी उसके अंदर 7 लोकेशंस होंगी। तो आपकी वो जो अरे है ना वो मेमोरी के अंदर इस तरीके से बनेगी, यानी कि आपकी अरे के अंदर ना 7 लोकेशंस होंगी। ये आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये सेवंथ लोकेशन है। तो आपकी अरे जो होगी वो मेमोरी में इस तरीके से नजर आएगी कि फर्स्ट लोकेशन के फौरन बाद सेकंड लोकेशन होगी, सेकंड लोकेशन के बिल्कुल फौरन बाद थर्ड लोकेशन होगी, थर्ड लोकेशन के फौरन बाद फोर्थ लोकेशन होगी, एंड सो ऑन। आपकी जो फर्स्ट लोकेशन है इसके ऊपर लिखा हुआ है 0,
जो सेकंड लोकेशन है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, जो थर्ड लोकेशन है इसके ऊपर लिखा हुआ है 2। ये जो आपको जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं विच इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आखिरी सातवीं जो लोकेशन है उसका उसकी उसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना 6, ये बेसिकली आपकी इन लोकेशंस के इंडेक्स हैं। इंडेक्स, आपकी जो फर्स्ट लोकेशन होगी उसका इंडेक्स होगा 0, आपकी जो सेकंड लोकेशन होगी उसका इंडेक्स होगा 1, आपकी जो थर्ड लोकेशन होगी उसका इंडेक्स होगा 2, एंड आपकी जो सातवीं लोकेशन है उसका इंडेक्स जो है वो बेसिकली 0 होगा, सॉरी 6 होगा। सातवीं लोकेशन का जो इंडेक्स है वो 6 होगा। तो हम लोग जब इस अरे के अंदर मौजूद जो डेटा होगा, ये जो आपकी जो 7 लोकेशंस हैं इस अरे के अंदर, इसके ना हर एक लोकेशन के अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है ना वो हमने स्टोर की हुई होगी। तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए और उन वैल्यूज़ को जो कि इस अरे के अंदर पड़ी हुई होंगी, जो कि 7 वैल्यूज़ होंगी, उनको एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए हमें इन इंडेक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपने फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको इस इंडेक्स की ज़रूरत होगी, जो कि है 0। और अगर आपने आपने अगर ये सातवीं लोकेशन की वैल्यू अगर आपने एक्सेस करनी होगी तो उसके लिए आपको इस इंडेक्स की ज़रूरत होगी, इस नंबर की ज़रूरत होगी 6। ठीक है? तो दीज़ एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 टू 6 सिंस इन अरेज द फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0, कि आपकी जो अरे होती है उसकी जो फर्स्ट लोकेशन का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है? और अगर आपकी ये अरे अगर 10 लोकेशंस की होती तो फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स 0 होता और लास्ट लोकेशन 10वीं लोकेशन का इंडेक्स जो है वो 9 होता। ठीक है जी। तो आगे चल के ऑब्वियसली हम देखेंगे भी कि हम अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एक अरे को हम कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यूज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है ये रिप्रेज़ेंट करता है, ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपकी जो अरे है वो मेमोरी के अंदर किस तरीके से मेमोरी के अंदर वो किस तरीके से स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये आपकी अरे है जिसके अंदर टोटल 7 लोकेशंस हैं। ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है, ये थर्ड लोकेशन है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये सेवंथ लोकेशन है, ठीक है? और आपकी जो अरे है, अरे का नाम जो है वो एक्स है। आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हो। कैसे बनाएंगे या कैसे डिक्लेयर करेंगे इसको हम लोग, इस अरे को, वो तो हम बाद में ऑब्वियसली देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए इस अरे का नाम जो है वो एक्स है और इस अरे के अंदर 7 लोकेशंस हैं। ये फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 3, फिफ्थ का 5, सिक्स्थ लोकेशन का इंडेक्स 5 है और सेवंथ इंडेक्स का जो सेवंथ लोकेशन है, सॉरी, उसका इंडेक्स 6 है। और ये जो बॉक्स के अंदर आपको जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, 10 0 2 24 6 13 11 0, ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपकी इस इंटीजर टाइप की अरे के अंदर स्टोर हैं, जिस अरे का नाम x है और जिसके अंदर 7 लोकेशंस हैं। तो ये देखें आपकी अरे के अंदर, इस अरे के अंदर 7 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो ये 10 2 24 6 13 11 0, ये आपकी अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज हैं। अ, जैसे ये एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जी इंडिसेस, ठीक है? ये 0 1 2 3 4 5 6 दीज आर इंडिसेस, और इंडिसेस बेसिकली प्लूरल है इंडेक्स का, यानी कि आपका ये जो 0 है ये एक इंडेक्स है और 0 1 2 3 4 5 6 दीज आर 7 डिफरेंट इंडिसेस, ठीक है? फिर यहाँ पे ये जो एरो है ये लिखा हुआ है इसमें डेटा आइटम्स, कि यार आपकी अरे के अंदर ना क्या वैल्यू स्टोर्ड है, उन वैल्यूज को हम कहते हैं डेटा आइटम्स, या उन वैल्यूज को जो कि आपकी अरे के अंदर स्टोर हुई हुई होती हैं उनको हम लोग अरे के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एरो के अंदर, अगर आपको नज़र आ रहा हो किताब के अंदर तो ऑब्वियसली सही तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा है मेमोरी एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये 100, अगर आपकी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस अगर 100 है तो आपकी सेकंड लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो 102 होगा, प्रोवाइडेड कि आप एक 16 बिट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। 16 बिट सिस्टम का मतलब ये है कि 16 बिट सिस्टम के अंदर इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है, यानी कि आपकी ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका इंटीजर जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है, एक इंटीजर। तो अगर आपका ये अरे का जो फर्स्ट लोकेशन है, ये अगर
इसका एड्रेस अगर स्टार्टिंग एड्रेस अगर 100 बनता है तो बाइट नंबर 100 एंड बाइट नंबर 101 वो आपका ये फर्स्ट लोकेशन कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बाइट है दैट इज बाइट नंबर 102, वहां से आपका अरे का सेकंड लोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बाइट नंबर 102 और वाइट बाइट नंबर 103 जो है वो आपकी सेकंड लोकेशन जो आपकी सेकंड लोकेशन है वो इन दो बाइट्स को कंज्यूम कर रही होगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बाइट है बाइट नंबर 104 एंड 105 वो आपकी तीसरी लोकेशन के बाइट नंबर्स हैं, यानी कि तीसरी लोकेशन उन दो बाइट्स को कंज्यूम कर रही होगी। और इस तरीके से आने वाले जितने भी लोकेशंस हैं वो दो दो बाइट्स की दूरी के ऊपर होंगे एक दूसरे से। यानी कि आपका अगर ये फर्स्ट लोकेशन अगर बाइट नंबर 100 के ऊपर है, एड्रेस इसका है 100, तो ये बाइट नंबर 102 के ऊपर होगा, ये बाइट नंबर 104 के ऊपर होगा, ये बाइट नंबर 106 और आखिरी जो लोकेशन है वो बाइट नंबर 112 के ऊपर होगी। प्रोवाइडेड कि आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो उसमें इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट्स है। अगर 4 बाइट्स का इंटीजर होगा ना, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसका अगर लेट्स सपोज 32 बिट सिस्टम है, तो उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपके इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट्स होगा। तो लेट्स सपोज अगर उस सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी इस अरे की फर्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो 100 होगा। और सेकंड लोकेशन का जो सेकंड लोकेशन जो है, अच्छा फर्स्ट जो लोकेशन होगी उसमें बाइट नंबर 100, 101, 102, 103 वो तो कंज्यूम कर लेगा आपका पहला लोकेशन। बाइट नंबर 104 से आपका सेकंड लोकेशन स्टार्ट होगा। बाइट नंबर 104, 105, 106, 107 वो कंज्यूम कर लेंगे आपकी सेकंड लोकेशन। और इस तरीके से बाइट नंबर 108 से आपका तीसरा लोकेशन शुरू होगा अगर आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो जिसमें इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट्स होगा, तो उस केस के अंदर फिर एड्रेसेस होंगे आपके 100, 104, 108, 112, 116, 120 एंड 124। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपकी अरे की रिप्रेजेंटेशन है। और इस तरह की जो अरे है जो कि आपको नजर आ रही है, ये अरे बेसिकली कहलाती है वन डायमेंशनल अरे। इसको कहते हैं 1D अरे। आपकी किताब में लिखा है अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस इस पेज के ऊपर भी हमने यही डिस्कशन की थी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के बारे में। नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है कि फॉर एग्जांपल इफ इन दी अबव अरे एक्स, यानी कि इस अरे की बात हो रही है, अरे एक्स की बात हो रही है। ठीक है, कि अगर आप इस अरे एक्स में स्टोर करना चाहते हो मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स एंड एंड द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्स, ये आपकी अरे का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये नजर आ जाए क्लियरली। ठीक है, ये आपकी अरे का नाम है एक्स। और सब इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन। ये आपकी लार्ज ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इसको कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो ये कैपिट इस जो आपकी जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने लिख दिया है जीरो, तो इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली एक्सेसिंग द लोकेशन ऑफ योर अरे जिसका इंडेक्स क्या है, जीरो है। तो if we want to let's suppose store the marks of 7 students and the first element x of 0 is stored at address 100, ठीक है, तो then x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 will be stored at memory addresses 102, 105, 104, 106, 108, 1110 and 1112 respectively। भाई इसकी यही इसमें हम यही डिस्कस कर चुके हैं कि पहली चीज तो ये कि x ऑफ जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, x ऑफ जीरो रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर लोकेशन को। तो ये कह रहा है कि यार अगर x ऑफ जीरो यानी कि आपकी अरे का जो फर्स्ट लोकेशन है जिसका इंडेक्स क्या है, जीरो है, इफ इट इज स्टोर्ड, अगर ये लोकेशन जो है ये अगर आपकी मेमोरी के अंदर अगर स्टोर हो रही है एड्रेस नंबर 100 के ऊपर, तो आपका जो अगला लोकेशन होगा जो कि कहलाएगा x ऑफ 1, जो कि ये लोकेशन है, तो ये स्टोर होगा बाइट नंबर या एड्रेस नंबर 102 के ऊपर। एक्स ऑफ 3 का मतलब है आपकी अरे का चौथी लोकेशन। ठीक है, एक्स ऑफ 3 का मतलब है आपकी अरे की चौथी लोकेशन, एक्स ऑफ 2 का मतलब है आपकी अरे की थर्ड लोकेशन, एक्स ऑफ 1 का मतलब है आपकी अरे की सेकंड लोकेशन। तो आपकी अगले आने वाली जो लोकेशंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटेशन, यानी कि अपने अरे का नाम लिखा और उसमें अपनी लोकेशन का इंडेक्स लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपकी ये जो अगली आने वाली जो लोकेशंस होंगी जो जो कि रिप्रेजेंट होती हैं, ये वाली रिप्रेजेंट हो रही है एक्स ऑफ जीरो से।
ठीक है, ये वाली x ऑफ 1 से, ये वाली x ऑफ 2 से, x ऑफ 3, x ऑफ 4, x ऑफ 5, x ऑफ 6। अगर x ऑफ 0 100 नंबर बाइट के ऊपर अगर बन रही है रैम के अंदर, तो आपका x ऑफ 1 जो है वो 102 पे बनेगा, x ऑफ 2 जो है वो 104 नंबर बाइट पे बनेगा या उस एड्रेस के ऊपर बनेगा, x ऑफ 3 जो है वो 106 पे, x ऑफ 4 जो है वो 108 पे, एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो उसके अंदर इंटीजर का जो साइज है ना वो 2 बाइट्स है। ठीक है जी। ओके जी, तो आगे चलते हैं। कंसिडर एन अनदर एग्जांपल शोन इन फिगर 5.2। ये आपकी फिगर 5.2 है। इन शोन इन फिगर 5.2 इज वन ऑफ द वन डायमेंशनल अरे, 1D अरे है, विच इज नेम्ड एज एज सब। ठीक है, ये आपकी अरे है, सब इसका नाम है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द टाइटल ऑफ अ सब्जेक्ट हुज लेंथ इज 7 कैरेक्टर्स सच एज फिजिक्स। मिसाल के तौर पे आप ये अरे के अंदर जो है ना फिजिक्स स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है, PHYSICS। तो इसमें ये जो डेटा टाइप होगी इस अरे की, वो कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर टाइप की आपकी अरे होगी, क्योंकि PHYSICS दीज आर ऑल कैरेक्टर्स, दीज आर नॉट इंटीजर्स, ये फ्लोट भी नहीं है। तो ये आपकी अरे की रिप्रेजेंटेशन है, ये आपकी अरे का नाम है सब। ये इसका लोकेशन नंबर 1 है जिसका इंडेक्स होगा 0, ये लोकेशन नंबर 2 है जिसका इंडेक्स होगा 1, ये लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4, लोकेशन नंबर 5, 6 एंड 7। लोकेशन नंबर 0 पे हमने स्टोर कर दिया P जिसका एड्रेस है 100। तो लोकेशन नंबर 2 जिसका इंडेक्स है 1, उसमें हमने स्टोर किया है H, तो उसका एड्रेस होगा 101। क्योंकि हम सबको पता है कि एक कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें एक बाइट की जरूरत पड़ती है। तो अगर बाइट नंबर 100 पे अगर P स्टोर है, तो बाइट नंबर 101 के ऊपर, जो कि इसके बाद अगला आने वाला बाइट होगा मेमोरी के अंदर, उसके अंदर H स्टोर होगा। इसके बाद आने वाले बाइट में जिसका नंबर है 102, उसमें Y स्टोर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो बाइट है 103, उसके अंदर S स्टोर होगा, और ये एक बाइट कंज्यूम करेगा बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर। अगला आने वाला जो बाइट है वो 104 है, इस पे I स्टोर होगा, फिर 105 पे C, 106 के ऊपर S स्टोर होगा। तो चूंकि आपके ये जो डिफरेंट जो वैल्यूज हैं पी से लेके इस एस तक, तमाम जो वैल्यूज हैं दीज आर ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो इसलिए आपका चूंकि एक कैरेक्टर जो है वो एक बाइट कंज्यूम करता है, तो अगर पी बाइट नंबर 100 के ऊपर है, तो इसके बाद आने वाला जो बाइट है 101, यानी कि कंसेक्यूटिव बाइट इसके बाद आने वाला, वो होगा 101, उसके ऊपर एच स्टोर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी एक कैरेक्टर टाइप की अगर आपने अरे बनाई है तो उसकी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन द अरे। अरेज कैन बी अंडरस्टूड वेल बाय फर्स्ट नोइंग सम कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजीज सच एज द नेम ऑफ द अरे, द साइज ऑफ द अरे एंड इंडेक्स। तो इन चीजों को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय नेम ऑफ एन अरे, व्हाट डू वी मीन बाय साइज ऑफ एन अरे, एंड व्हाट डू वी मीन बाय एन इंडेक्स ऑफ एन अरे। तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, नेम ऑफ द अरे की अगर बात अगर हम करें, तो द नेम ऑफ द अरे कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी कि देखें आप, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको ना कुछ रूल्स बताए थे। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स थे, 6-7 के करीब रूल्स थे, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रिकॉल कर लेता हूं कि आपका वेरिएबल का जो नाम होगा वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। आपके वेरिएबल का नाम जो है वो किसी और स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता। आपके वेरिएबल का नाम जो है वो किसी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। आपका वेरिएबल जो है उसके नाम के बीच में स्पेसेस नहीं आ सकते। आपके वेरिएबल के आपके वेरिएबल के नाम में किसी किसी किस्म के कोई आपके वेरिएबल का जो नाम है वो किसी भी किस्म के किसी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जैसा आपका जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे इफ जो है वो एक कीवर्ड है, तो आपका कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, आप बना ही नहीं सकते जो कि जिसका नाम इफ हो या वाइल हो। ठीक है, या लेट्स सपोज फॉर हो या कंटिन्यू हो या एग्जिट हो फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के नाम जो है आप वेरिएबल्स के नहीं रख सकते हो। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि द नेम ऑफ द अरे कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर, कि आपकी अरे का जो नाम है वो आपके वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा हो, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो। ईच लोकेशन ऑफ द अरे हैज द सेम नेम विद डिफरेंट इंडेक्स। आपकी अरे के अंदर अगर
अगर आपकी अरे के अंदर अगर 7 लोकेशंस हैं, तो आपकी अरे की जो लोकेशन होगी, उसका नाम सेम होगा लेकिन उसका इंडेक्स डिफरेंट होगा। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये आपकी अरे है जिसका नाम है SUB। अगर आप इस लोकेशन को, फर्स्ट लोकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हो, तो इस फर्स्ट लोकेशन का नाम भी SUB है। और अगर आप इस आखिरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो इस लोकेशन का नाम भी SUB है। फ़र्क ये है कि फर्स्ट लोकेशन का जो इंडेक्स है वो 0 है, और जो लास्ट लोकेशन है जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उसका इंडेक्स जो है वो 6 होगा। नाम सेम है लेकिन इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है हर एक लोकेशन के। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे हुई हुई है। फॉर एग्जांपल इन दी अबव एग्जांपल, ये जो ऊपर जो एग्जांपल थी, ठीक है, इसके अंदर जो है कह रहे हैं कि इन द अबव एग्जांपल ऑल द 7 लोकेशंस ऑफ द अरे एक्स, अरे का नाम एक्स है, हैज द सेम नेम एक्स बट डिफरेंट इंडिसेस। कि आपकी जो यहाँ पे ऊपर जो अरे है ना, ये एक्स वाली अरे, इसकी बात हो रही है कि इसकी जितनी भी लोकेशंस हैं, चाहे फर्स्ट लोकेशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो या लास्ट लोकेशन हो, हर एक लोकेशन का जो नाम होगा, नाम सेम होगा, लेकिन लोकेशन के क्या क्या डिफरेंट होंगे, इंडेक्सेस डिफरेंट होंगे, लोकेशन का इंडेक्स डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ जीरो, तो एक्स ऑफ जीरो का मतलब है फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि जीरो इंडेक्स है आपकी फर्स्ट लोकेशन का। एक्स ऑफ वन, इट इज द इंडेक्स ऑफ, या ये आप यहाँ पे इसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो अपनी सेकंड लोकेशन को, क्योंकि सेकंड लोकेशन का जो इंडेक्स है वो वन है। एक्स ऑफ टू, यू आर अबाउट टू एक्सेस द थर्ड लोकेशन। ठीक है, क्योंकि थर्ड लोकेशन का जो इंडेक्स होता है वो टू होता है। एक्स ऑफ सिक्स का मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेवंथ लोकेशन, क्योंकि सातवीं लोकेशन का इंडेक्स जो है वो सिक्स होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी साइज ऑफ द अरे की। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या द नंबर ऑफ डेटा या द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे इज कॉल्ड द साइज और लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो आपकी अरे है ना, इसके अंदर टोटल कितनी लोकेशंस हैं? इसमें लोकेशन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसकी लेंथ जो है वो 7 है, वो ही इसका साइज भी होगा। यानी कि आप एक अरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे। वो कहलाता है आपकी अरे का लेंथ, कहलाता है कि आपकी अरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जी, ये एक अरे डिक्लेयर हुई हुई है। वैसे ये अरे डिक्लेयर करने का तरीका है कि आप जो है सबसे पहले तो अरे का डेटा टाइप बताएंगे। आपने लिखा जी फ्लोट लिखा, उसके बाद आपने स्पेस दी, उसके बाद आपने अपनी अरे का नाम लिखा जेड, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर इसके बाद सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आपने लिखा है 10 और सेमीकोलन। तो ये जब स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो आपकी मेमोरी के अंदर एक अरे बनेगी, अरे जिसका नाम क्या होगा, z होगा। और उस अरे के अंदर 10 लोकेशंस बन जाएंगी, उसके अंदर 10 डिफरेंट फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। हेयर द साइज ऑफ द अरे इज 10। ठीक है, इस अरे का साइज जो है वो 10 होगा, विच मीन्स दैट वी कैन स्टोर 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन दिस अरे। इसका मतलब ये कि आपकी इस अरे का साइज अगर 10 है, तो इसका मतलब है कि आप इस अरे के अंदर ना 10 डिफरेंट फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। अगर यहां पे लिखा होता लेट्स सपोज INT Z10, तो फिर आप इस अरे के अंदर 10 वैल्यूज स्टोर कर सकते जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती। ओके जी, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है आपकी अरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो है इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। द लोकेशन नंबर द लोकेशन नंबर ऑफ एन आइटम इन एन अरे इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि आपकी अरे के अंदर 10 लोकेशंस हैं। आपकी अरे के अंदर अगर 10 लोकेशंस हैं, तो उसके अंदर 10 आइटम्स या 10 वैल्यूज स्टोर होंगी। तो उस वो जो वैल्यूज आपकी स्टोर हुई हुई हैं आपकी अरे के अंदर, हर एक लोकेशन के ऊपर एक वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी, और हर एक लोकेशन का अपना एक नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट पेज पे चला जाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये अरे है जिसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लोकेशंस हैं। जो आपकी फर्स्ट लोकेशन है ना, इसका नंबर बनता है या इसका जो इंडेक्स है वो जीरो बनता है। ये जीरो का मतलब है कि ये आपकी फर्स्ट लोकेशन का लोकेशन नंबर है।
ये 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये आपकी सेकंड लोकेशन का लोकेशन नंबर है। जो थर्ड लोकेशन है उसका लोकेशन नंबर 2 है, जो कि इंडेक्स कहलाता है। तो इंडेक्स और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स असल में आपकी अरे के अंदर जो लोकेशंस हैं, जिसके अंदर आपकी वैल्यूज स्टोर होंगी, उनके लोकेशन नंबर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो इंडेक्स के बारे में यहां पे देखें, लिखा हुआ है कि द लोकेशन नंबर ऑफ एन आइटम या डेटा इन एन अरे इज कॉल्ड एज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 एंड 6 आर द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अरे इंटीजर x7। अगर आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई अरे बनाई है, इंटीजर टाइप की वो अरे है, नाम उसका x है, उसमें अगर टोटल एलिमेंट्स अगर 7 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर 7 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, यानी कि 7 डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। और उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको उनके लोकेशन नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। उसकी जो फर्स्ट लोकेशन है उसका नंबर 0 है, सेकंड लोकेशन का नंबर 1 होगा, थर्ड लोकेशन का नंबर 2 होगा, फोर्थ लोकेशन का नंबर 3 होगा, फिफ्थ लोकेशन का 4 होगा, सिक्स्थ लोकेशन का 5 होगा और सेवंथ लोकेशन का जो नंबर है वो 6 होगा। तो दीज वैल्यूज, यानी कि ये जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली आपकी उस अरे जिसके अंदर 7 लोकेशंस हैं, उनकी लोकेशन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो आई होप कि ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी यहाँ पे लेट सपोज अगर 10 लोकेशंस की अरे है, तो हम लिखेंगे इंटीजर x ऑफ 10, तो फिर इसके इंडेक्स बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, where 0 is the index of the first location of the array and 9 will be the index of the 10th location of the array। ओके जी, इसके बाद है जी आपके पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे, कि आप एक अरे को डिफाइन कैसे करते हैं और एक अरे को आप इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं। एज वी हैव टू टाइप्स ऑफ अरे, हमारे पास बेसिकली दो तरह की अरेज हैं। एक को हम कहते हैं वन डायमेंशनल अरे और दूसरी टाइप को हम कहते हैं टू डायमेंशनल अरे। बोथ हैव देयर ओन वेज ऑफ डिफाइनिंग। हियर वी आर डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग वन डायमेंशनल अरे। फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल अरे को, जिसको वन डी अरे भी कहते हैं, कि उसको हम किस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल अरे में वन डायमेंशनल अरे, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर अरे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल रो, it can be represented as a single row of contiguous memory locations x, कि आपकी जो वन डी अरे है वो एक सिंगल रो के तौर पर रिप्रेजेंट हो सकती है आपकी मेमोरी के अंदर, वो एक सिंगल रो की शक्ल में मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज ये एक अरे है जिसका नाम वोवल है, और इसके अंदर जो है ना कैरेक्टर स्टोर हुए में है ए ई आई ओ यू, और इस अरे का जो साइज है वो 5 है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट लोकेशन का जो इंडेक्स है, यानी कि लोकेशन नंबर है वो 0 है, और जो फिफ्थ लोकेशन है उसका जो इंडेक्स नंबर है या जो लोकेशन नंबर है वो 4 बनेगा। अगर आपका ये फर्स्ट लोकेशन अगर बाइट नंबर 100 पे बन रहा है या क्रिएट हो रहा है, तो अगली जो लोकेशन होगी वो इससे एक बाइट दूर होगी, क्योंकि ए इज अ कैरेक्टर और ये मेमोरी में एक बाइट कंज्यूम करेगा। तो अगर ये ए जो है बाइट नंबर 100 पे अगर स्टोर हुआ हुआ है, तो बाइट नंबर 101 के ऊपर ई बना हुआ होगा, बाइट नंबर 102 के ऊपर आई स्टोर हुआ हुआ होगा, बाइट नंबर 103 के ऊपर ओ स्टोर हुआ हुआ होगा, और बाइट नंबर 104 के ऊपर यू स्टोर हुआ हुआ होगा। एक्सेसिंग, यानी कि अगर आपने इन एलिमेंट्स को, जो कि आपका डेटा है ए ई आई ओ यू, इस अरे के अंदर पड़ा हुआ है, या कोई इंटीजर टाइप की अगर अरे है या कोई फ्लोट टाइप की अगर अरे है, अगर आपने उसके एलिमेंट्स को, उसके अंदर मौजूद डेटा को अगर आपने एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको, ये बात हम कर रहे हैं वन डायमेंशनल अरे की, तो उस केस में आपको एक सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स अ सिंगल सबस्क्रिप्ट। सिंगल सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि एक जो है ना ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एक जो है आपकी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी अरे का इंडेक्स जिसको आपने एक्सेस करना है। लाइक अ रेगुलर वेरिएबल एन अरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड, कि यार जैसे
आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं और आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर ही नहीं करते और आप उनको यूज कर रहे हो, तो प्रोग्राम या आपका जो कंपाइलर होगा वो आपको एरर देगा। इसी तरीके से अरे को यूज करने के लिए जस्ट लाइक योर रेगुलर वेरिएबल्स, अरे को आपने पहले डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। अ टिपिकल डिक्लेरेशन फॉर वन डायमेंशनल अरे इन सी प्लस प्लस इज एज फॉलोज, यानी कि यहाँ पे एक जनरल एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल एक सिंटेक्स लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से एक अरे को सी प्लस प्लस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी इस अरे का डेटा टाइप। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप कैन बी इंटीजर और अ फ्लोट, ठीक है, और अ कैरेक्टर, ठीक है, और एन अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, वट एवर। फिर इसके बाद आप अपनी अरे का नाम बताओगे कि यार मेरी अरे का ना ये नाम होगा। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन या सबस्क्रिप्ट्स, इनके अंदर आप इसका इस अरे का ना साइज बताओगे कि यार इस अरे के अंदर कितनी लोकेशंस होंगी, इस अरे के अंदर एट अ टाइम में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। 5 लोकेशंस की अगर अरे है तो साइज की जगह पे 5 लिख देंगे। 10 लोकेशंस की आप अरे बना रहे हो तो साइज की जगह पे हम 10 लिख देंगे। 20 लोकेशंस की आप अरे बना रहे हो तो साइज के अंदर हम पे 20 लिख देंगे। इसके बाद आखिर में सेमीकोलन, ठीक है, यानी कि अरे की डेटा टाइप होगी, अरे का नाम होगा और सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर अरे का साइज आपने मेंशन करना है और इसके बाद आपने सेमीकोलन बनाना है, जब सेमीकोलन लिखना है। जब आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे ना तो आपकी एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी मेमोरी के अंदर और आप इस अरे को फिर यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो या इसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करना चाहो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि हेयर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट द डेटा टाइप, इस डेटा टाइप की बात हो रही है कि द डेटा टाइप इज अ वैलिड डेटा टाइप, इज एनी वैलिड डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट वगैरह वगैरह। नेम, यानी कि ये जो नेम लफ्ज जो नेम लिखा हुआ है ये जनरल सिंटेक्स है आपकी अरे डिक्लेयर करने का। इसके अंदर ये जो लफ्ज नेम लिखा है इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि नेम इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, कि नेम में ना कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर आप लिख सकते हो जो कि आपकी वेरिएबल क्रिएट करने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो कर सके। एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो साइज लिखा हुआ है, इट इज द साइज ऑफ द अरे व्हिच मींस दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस अरे कैन अकोमोडेट, कि ये साइज का मतलब है कि यार आपकी अरे का क्या साइज होगा। अगर आप 10 लोकेशंस की अरे बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे हम सिर्फ सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर 10 लिख देंगे। अगर आप 20 लोकेशंस की अरे बनाना चाहते हो तो हम इस सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर 20 लिख देंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, हमने लिखा है यार इंटीजर एक्स, इंटीजर ये आपकी डेटा टाइप है, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। इंटीजर ये आप एक अरे, बेसिकली इस स्टेटमेंट के थ्रू एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी आपकी मेमोरी के अंदर। तो ये जो अरे है इसकी डेटा टाइप है जी इंटीजर, इसका नाम है एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है 7। तो आपकी ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये भी याद रखें कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन भी लिखना होगा। तो अगर जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो आपकी मेमोरी के अंदर, आपके रैम के अंदर एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी, एक अरे बन जाएगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, नाम उसका एक्स होगा और उसके अंदर टोटल 7 लोकेशंस होंगी। मींस कि उसके अंदर 7 की 7 जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। नेक्स्ट, कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर। उसके बाद आपने लिखा है अपनी अरे का नाम वोवल और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर आपने लिखा है 5 एंड सेमीकोलन। दिस बेसिकली मींस कि आपने एक अरे बनाई हुई है जो कि कैरेक्टर टाइप की है, नाम उसका है वोवल और उसके अंदर 5 डिफरेंट कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। कोई और किसी और किस्म का डेटा टाइप या किसी और टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती सिवाय कैरेक्टर के। फिर आपने लिखा है फ्लोट, टेम्परेचर और ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा है 7। तो यानी कि आप एक एक अरे बना रहे हो जो कि जिसका नाम होगा टेम्परेचर, जिसमें टोटल 7 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, और हर एक वैल्यू की टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स थी रिलेटेड टू अरे डिक्लेरेशन। फिर देखते हैं जी यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वन डायमेंशनल अरे, कि आप एक वन डायमेंशनल अरे को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेज जो हैं, अरेज
कैन बी इनिशियलाइज्ड लाइक सिंपल वेरिएबल्स ऑफ सी प्लस प्लस व्हेन क्रिएटेड, यानी कि अरेज को आप ना जिस टाइम पे आपने अरे को डिक्लेयर किया है आप उस टाइम के ऊपर भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू इनिशियलाइज एन एंटायर अरे वाया यूज ऑफ एन इनिशियलाइजर लिस्ट, कि सी प्लस प्लस आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप जो है अपनी जो एक अरे है उसको एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेयर करते वक्त आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेथड विच इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजर लिस्ट। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन इंटीजर अरे। यहां पे नीचे सी प्लस प्लस की एग्जांपल है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आप एक इंटीजर टाइप की एक अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें इस एग्जांपल को मैं भी कोड में भी लिख दूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, उसका जो आउटपुट है वो भी आपको समझ आ जाए। आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल है, कौन आयो डॉट एच हेडर फाइल है, इंटीजर मेन, अगर आप यहाँ पे इंटीजर ना लिखें वॉइड लिख दें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम अभी इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं मैंने समझाया आपको। इसकी रिटर्न टाइप आप खाली वॉइड लिख दें फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपका मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, आपने लिखा है इंटीजर A5, यानी कि आप एक इंटीजर टाइप की एक अरे बना रहे हो जिसका नाम A है और जिसके अंदर टोटल 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, इज इक्वल टू, आप इनिशियलाइज कर रहे हो इस अरे को, आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो भाई इस अरे के अंदर तो 5 वैल्यू स्टोर हो सकती है ना, तो आप इसको स्टोर करने के लिए आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, ओपनिंग करली ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी की 5 इंटीजर वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। किताब में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है 3,2,7,5,8, क्लोजिंग करली ब्रेसेस होंगी और उसके बाद सेमी कोलन होगा। आपकी ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी ना, ये वाली, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद दो काम होंगे। नंबर वन, पहला काम तो ये होगा कि आपकी एक मेमोरी के अंदर एक अरे बनेगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और इस अरे के अंदर टोटल 5 वैल्यूज होंगी, 5 लोकेशंस होंगी, या इसके अंदर 5 वैल्यूज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। और फिर वो 5 वैल्यूज कौन सी होंगी? फर्स्ट लोकेशन पे 3 स्टोर हो जाएगा, सेकंड लोकेशन पे 2 स्टोर होगा, थर्ड लोकेशन पे 7, फोर्थ पे 5, और पांचवी लोकेशन पे ना ये 8 स्टोर हो जाएगा। इन वैल्यूज को अगर आपने आउटपुट करना है, देखना है कि यार ये जो आपकी अरे है ना ए, इसकी फर्स्ट लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी है उसको अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो आप लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, और यहां पे आप लिखेंगे ए, आपकी अरे का नाम, सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आप अपनी उस लोकेशन का नंबर लिखेंगे जिस लोकेशन की वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। तो भाई मैं तो फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, तो फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स हमेशा होता है 0, उसका लोकेशन नंबर हमेशा होगा 0, तो मैं लिख दूंगा ए ऑफ 0। इसके बाद मैंने एंड एल का मतलब क्या है कि आपका जो कर्सर होगा वो सेकंड लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो ए ऑफ 0 में क्या पड़ा है? ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना 3, वो आपको यहां पे प्रिंट हो जाएगी। ए ऑफ 1 मींस कि आप अपनी अरे ए के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको आप सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू उसको आप आउटपुट करना चाह रहे हो, डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, तो भाई आपकी इस लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी है? 2 पड़ी है ना, तो यहां पे 2 डिस्प्ले होगी, इसके बाद आपका कर्सर सेकंड लाइन पे चला जाएगा। इस तरीके से ए ऑफ जीरो लिखने के बाद आपकी इस अरे जिसका नाम ए है, इसकी अंदर लोकेशन नंबर 0 में पड़ी हुई वैल्यू 3 प्रिंट होगी, फिर 2 प्रिंट होगी, फिर 7, क्योंकि ए ऑफ 2 मींस के थर्ड लोकेशन की वैल्यू, ए ऑफ 3 यानी कि फोर्थ लोकेशन की वैल्यू, ए ऑफ 4 यानी कि फिफ्थ लोकेशन की वैल्यू प्रिंट होगी। और इसके बाद ये गेट चेंज का फंक्शन है, और रिटर्न 0 अगर आप लिखोगे तो रिटर्न 0 तभी लिखना अगर आपने यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले इंटीजर लिखा है। अगर आपने यहाँ पे इससे पहले वॉइड लिखा है तो फिर आपको ये रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा यार? इस प्रोग्राम का आउटपुट ये होगा कि ये जो आपकी जो अरे है, इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है ना, जो इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है 32758, ये इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा 32758 इस तरीके से। ठीक है, ये तो हमने अपनी अरे को जो है बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया है 32758 से। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये स्टेटमेंट लिख दूं इंटीजर ए ऑफ 5 सेमीकोलन, मैं अपनी अरे को इनिशियलाइज अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा? तो यार इफ यू डू नॉट इनिशियलाइज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स
If we do not initialize all of the elements in an array, then the remaining elements will be initialized to 0. Similarly, if you want to initialize all the elements of an array to 0, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो array है जिसका नाम है A, जिसके अंदर 5 लोकेशंस हैं, आप ये चाहते हो कि यार इसकी पांचों की पांचों लोकेशंस के ऊपर 0 स्टोर हो जाए, ठीक है? तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, इंटीजर a ऑफ 5 इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख दो, सेमीकोलन लगा दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी अरे जो है जिस एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और इसके अंदर टोटल 5 लोकेशंस होंगी, इज इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 का मतलब ये है कि यार इसकी हर एक लोकेशन के ऊपर 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रोग्राम को ना मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो मैं इसको, इस पीडीएफ फाइल को मैं कर लेता हूं मिनिमाइज, और टर्बो सी प्लस प्लस में चले जाते हैं। फाइल मेन्यू पे जाता हूं, न्यू के ऑप्शन, सॉरी, और यहां मैं प्रोग्राम लिख लेता हूं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आयोस्ट्रीम वाली जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया है। फिर मैं इंक्लूड करता हूँ कॉन आयो डॉट एच हेडर फाइल को। यहाँ पे लिख देंगे वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। और इसके अंदर सबसे पहले, मैं बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ था, मैं इसके अंदर सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है उसको यूज कर लूंगा। इंटीजर टाइप की अरे बनाते हैं जी, उसका नाम रखते हैं ए, स्क्वायर ब्रैकेट्स है और इसके अंदर 5 लिख देते हैं, ठीक है? इज इक्वल टू, और यहाँ पे करली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड स्मॉल करली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, इसमें मैं 5 वैल्यूज डाल सकता हूँ। लेट सपोज मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज डाल देता हूँ, 10, 20, 30, 40 एंड 50। 5 वैल्यूज इसमें स्टोर हो गई। अब मैं इन 5 वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सी आउट, किस लोकेशन से, यानी कि कहां से आपको वैल्यू चाहिए। यार मुझे ना इस अरे से चाहिए जिसका नाम ए है, और इसकी किस लोकेशन की वैल्यू देखनी है आपने, मैंने देखनी है उस लोकेशन की जिसका इंडेक्स 0 है। तो ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये 10 जो है ये वैल्यू आपकी इस इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगी। 20 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू जाके स्टोर होगी, जो कि सेकंड लोकेशन में वैल्यू जाके स्टोर होगी, और सेकंड लोकेशन का जो इंडेक्स है वो 1 होगा। तो इस तरीके से आपकी 30 जो है वो थर्ड लोकेशन, यानी कि जिसका इंडेक्स 2 होगा, इस लोकेशन की वैल्यू जो है वो फोर्थ लोकेशन की वैल्यू है वो फोर्थ लोकेशन में जाके स्टोर होगी जिसका इंडेक्स 3 होगा, और जो आखिरी जो फिफ्थ लोकेशन है उसके अंदर जो वैल्यू 50 स्टोर होगी तो उसका इंडेक्स जो है वो 4 होगा, ठीक है? तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज एंड एल, फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ सी आउट। अब मुझे जो है वैल्यू देखनी है अपनी अरे के अंदर, उसके इंडेक्स नंबर 1 पे जो पड़ी हुई वैल्यू है ना वो मैंने देखनी है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे ना ये वैल्यू पड़ी है 20, तो आपको ना 20 यहाँ पे प्रिंट होके नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट, अपनी अरे का नाम लिखूंगा और उसकी इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू देखनी है। तो इंडेक्स नंबर 2 बेसिकली थर्ड लोकेशन है जिसकी वैल्यू जो है ना 30 है, तो आपको यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। इसी तरीके से आपकी अरे की जो फोर्थ लोकेशन है जिसका इंडेक्स 3 बनता है, उसकी वैल्यू अगर आपने देखनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, अरे का नाम, लोकेशन नंबर या इंडेक्स नंबर 3। तो ये आपकी इंडेक्स नंबर 3 पे ये वैल्यू पड़ी है जो कि बेसिकली फोर्थ लोकेशन का इंडेक्स जो है वो 3 बनता है। तो इसमें वैल्यू पड़ी है 40, तो आपको यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, अरे का नाम और इसकी इंडेक्स नंबर 4, यानी कि आपकी अरे का लोकेशन नंबर 5, उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है। तो आपकी अरे की लोकेशन नंबर 5 पे पड़ा हुआ है जी 50, तो आपको यहाँ पे ना 50 प्रिंट होके नजर आएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 5 आपकी लोकेशंस की वैल्यूज प्रिंट हो चुकी होंगी, तो मैं यहाँ पे गेट सी एच का फंक्शन लिख देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जी कंपाइल, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ रन। जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा 10, क्योंकि आपकी अरे की जो फर्स्ट लोकेशन है जिसका इंडेक्स है 0, यानी कि आपकी वो लोकेशन अरे की जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है, उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो चूंकि 10 है, तो इसलिए यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, यहाँ पे 30 प्रिंट होगा, यहाँ पे 40 प्रिंट होगा, यहाँ पे 50 प्रिंट होगा, ठीक है? तो इसको मैं कर लेता हूँ रन, ठीक है? आप देख लें यहाँ पे प्रिंट हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके जी, चलते हैं वापस अपने उस पीडीएफ फाइल की तरफ।
ओके जी। अब अगर आपने अपनी अरे को 0 से इनिशियलाइज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है, इसमें 0 लिख देते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जी, कंपाइल करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। तो ये आपको क्या डिस्प्ले करके दे रहा है? 0 0 0 0 0। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी अरे को इनिशियलाइज करते हुए कहा था कि मेरी अरे की जो पांचों की पांचों जो लोकेशंस होंगी उसमें ना 0 पुट कर देना। ओके जनाब। तो अब चलते हैं अपनी पीडीएफ फाइल की तरफ दोबारा से, और यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी, वो कहते हैं जिसमें कि एक्सेसिंग एक्सेसिंग ऑफ अरे मींस टू गेट इनटू एन इंडेक्स इन एन अरे एंड टेक इट्स वैल्यू फॉर सम काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, कि आप कहते हैं ये जो लफ्ज है ना एक्सेसिंग ऑफ द अरे, एक्सेसिंग ऑफ द अरे का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी अरे के उस इंडेक्स पे जाओ और उस इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना उसको रीड करो। क्यों रीड करना चाह रहे हो सकता है आप उसको आउटपुट करना चाह रहे हो उस वैल्यू को, या उस वैल्यू को आप किसी ऑपरेशन के लिए यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, वाइल बाय द टर्म राइटिंग, ठीक है, बाय द टर्म राइटिंग एट एन इंडेक्स ऑफ एन अरे इज बेसिकली मींस के आप अरे के ऊपर कुछ वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो एक खास इंडेक्स के ऊपर। देखिए दो टर्म्स हैं। एक टर्म है जी एक्सेसिंग एन अरे एलिमेंट। एक्सेसिंग का मतलब है अरे की किसी खास इंडेक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को आप रीड अगर करना चाह रहे हो ना, तो दैट मींस एक्सेसिंग। और दूसरा टर्म है जी राइटिंग। अगर आप अरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हो किसी किसी खास इंडेक्स के ऊपर या पूरी अरे के अंदर, तो उस टर्म को हम कहते हैं राइटिंग एट पर्टिकुलर इंडेक्स या राइटिंग इन एन अरे। ठीक है, अगर अरे अरे को अच्छा, द फॉलोइंग सेक्शन एड्रेसेस देम विद एग्जांपल्स के एक्सेसिंग ऑफ एन अरे, कि अगर आप एक अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो या अरे के अंदर अगर आप राइटिंग करना चाह रहे हो, तो वो एग्जांपल के थ्रू यहां पे बताया गया है, समझाया गया है हमें। एक्सेसिंग एन अरे की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अरे एलिमेंट्स यानी कि अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्सेस्ड, दे आर रेड बाय यूजिंग इट्स रिस्पेक्टिव इंडेसेस। कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं अगर आपने उनको रीड करना है तो उसके लिए आपको उनके जिस लोकेशन के ऊपर वो एलिमेंट्स या वो डेटा पड़ा हुआ है उसकी इंडेसेस या उसके इंडेक्स के थ्रू आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, द फॉर्मेट फॉर एक्सेसिंग एन अरे इज एज फॉलोज। ठीक है, कि लेट सपोज आपने क्या करना है, आपने किसी अपनी अरे की किसी किसी लोकेशन को आपने अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए आप अपनी अरे का नाम लिखोगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है उसका इंडेक्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें तो मैं यहां पे अपनी अरे का इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू जो है उसके साथ क्या करना चाह रहा हूं, उसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो मैंने लिखा अपनी अरे का नाम और उस इंडेक्स का नाम लिखा है जिसमें पड़ी हुई वैल्यू मैंने दिखानी है स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने लिख दिया ए ऑफ 0। तो इससे ये होगा कि आपकी अरे ए के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी है विच इज 3, वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने अपने अरे को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप अपनी अरे का नाम लिखोगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस इंडेक्स का नाम लिखोगे जिसमें पड़ी हुई वैल्यू आपने एक्सेस करनी है, रीड करनी है। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखें तो लुकिंग एट एन एग्जांपल विच इज डिस्कस्ड इन द अबव सेक्शन, यानी कि ऊपर वाले सेक्शन में जो अभी एग्जांपल हमने डिस्कस की है जिसको मैंने प्रोग्रामेटिकली भी आपके सामने दिखाया है आपको, तो उसमें कह रहे हैं कि इन विच ए जो कि आपकी अरे का नाम है, इट हैज 5 एलिमेंट्स, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ईच ऑफ द एलिमेंट हैज बीन एक्सेस्ड एज, और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपने जी सी आउट स्टेटमेंट में लिखा था ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, a of 2, a of 3 and a of 4. To access all the elements of an array, we can use loops instead of individual reference to each and every element. देखें
इसमें बेसिकली बात ये हो रही है कि आपकी ये जो अरे है इसका साइज 5 है। तो इस अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट में पहले लिखा ए ऑफ 0, फिर आपने लिखा सेकंड लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपने सी आउट स्टेटमेंट दोबारा लिखी और आपने लिखा ए ऑफ 1। सी आउट स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखी, तीसरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपने लिखा ए ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो अगर ये अरे फिलहाल तो 5 लोकेशंस की है, अगर ये अरे 100 लोकेशंस की होती तो क्या मुझे यहां पे 100 टाइम्स सी आउट स्टेटमेंट लिखना पड़ता, स्टार्टिंग फ्रॉम सी आउट ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 अप टू सी आउट ए ऑफ 99? नहीं, ये एक इनएफिशिएंट तरीका है। आसान तरीका ये है कि हम एक फॉर लूप लिख लें और फॉर लूप के अंदर हम इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है सी आउट ए ऑफ समथिंग, इसको हम एक ही दफा लिख दें। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका है यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप की मदद से आप अपनी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस अगर करना चाहते हो तो उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, conio.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया है। इंटीजर मेन, आई विल रेकमेंड कि इंटीजर मेन ना लिखें, वॉइड मेन लिखें। अगर आपने वॉइड लिखा है इसकी रिटर्न टाइप, तो फिर आपको यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 नहीं लिखना। यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर हुई हुई है, इंटीजर टाइप की है, उसका नाम ए है और उसके अंदर टोटल 5 लोकेशंस हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया गया है इन वैल्यूज से 32758। ये अपनी मर्जी की आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है मैंने, यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं जरा जूम कर लेता हूं। फॉर लूप लिखा है, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, प्लस प्लस आई लिखें या आई प्लस प्लस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे लूप के अंदर मैंने एक दफा ये स्टेटमेंट लिख दी है सी आउट स्टेटमेंट, बजाय इसके कि प्रीवियस एग्जांपल को अगर हम देखें तो उसके अंदर मैंने तो सी आउट स्टेटमेंट 5 दफा लिखी थी, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मैंने लिखी थी इन ऑर्डर टू एक्सेस, इन ऑर्डर टू प्रिंट 5 वैल्यूज स्टोर्ड इन दिस अरे। अब मैं चूंकि यहां पे लूप यूज कर रहा हूं तो इसलिए मुझे ये सी आउट स्टेटमेंट 5 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही दफा लिखना है। मैंने लिखना है सी आउट एंगल ब्रैकेट्स ए, अरे का नाम, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं अपनी जो सबस्क्रिप्ट पहले लिख रहा था ना 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, अब मुझे यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां पे मैं जस्ट अपने इस फॉर लूप का काउंटर लिख दूंगा आई। पहली दफा जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0। कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप चलाओ, इस लूप के अंदर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट ए ऑफ आई। ठीक है, एंड उसके बाद ये एंड एल। तो अरे का नाम है ए, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है आई, तो यार आई की अभी क्या वैल्यू है? आई की करंट वैल्यू है 0। तो अरे के अंदर मौजूद इंडेक्स नंबर आई यानी कि इंडेक्स नंबर 0 में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आएगा फॉर लूप के पास और यहां पे ये जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है ये चलेगी, प्लस प्लस आई यानी कि वेरिएबल आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ के 0 से 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 0 इसकी पहले वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 1 हमेशा लेस देन और इक्वल टू 4 ही होता है। तो आपकी ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी, सी आउट स्टेटमेंट ए ऑफ आई, आपकी अरे का नाम ए, उसके अंदर पड़ी हुई इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, और अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू होगी है 1, यानी कि आपकी अरे जिसका नाम ए है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी हुई वैल्यू जो कि 2 है, बेसिकली वैल्यू उसमें 2 है, उसको ये प्रिंट करेगा। इसके बाद एंड एल, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर आपका फॉर लूप जो है उसमें आपकी ये प्लस प्लस आई की जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, और आई की वैल्यू जो है वो पहले 0 थी फिर 1 हुई और अब उसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जी बिल्कुल 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 बिकॉज आई में 2 पड़ा है एंड 2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन आपकी फॉर लूप की ट्रू है, तो इसलिए आपका सी आउट स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगा, और ए ऑफ आई में पड़ा हुआ है 2, तो ए ऑफ 2 की वैल्यू प्रिंट होगी, मींस के आपकी अरे के
इंडेक्स नंबर 2 में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करो। ये आपकी अरे का इंडेक्स नंबर 0 है, उसकी वैल्यू 3 प्रिंट हो चुकी है। ये आपके अरे का इंडेक्स नंबर 1 है, उसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब बारी है अरे के इंडेक्स नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू जो कि 7 है, ये प्रिंट होगी। इसके बाद प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ा के क्या कर देगा, 3 कर देगा। तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन और इक्वल टू 4, i में 3 पड़ा है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो कंडीशन चूंकि ट्रू है तो इसलिए आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट जो है फिर से चलेगी। a ऑफ i में 3 है, तो आपकी अरे के अंदर मौजूद जो इंडेक्स नंबर 3 है, ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है। इंडेक्स नंबर 3 में पड़ी हुई जो वैल्यू है जो कि 5 है, वो प्रिंट हो जाएगी। एंड एल कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसके बाद प्लस प्लस आई की स्टेटमेंट चलेगी, आपका वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन 4 बट 4 इज इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो आपकी ये अरे के अंदर जो फॉर लूप है इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी। सी आउट स्टेटमेंट है, ए ऑफ आई में पड़ा है 4, तो आपकी अरे जिसका नाम ए है उसके इंडेक्स नंबर 4, ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 2 3 4, इस इंडेक्स नंबर 4 में जो वैल्यू पड़ी है ना 8, वो प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद एंड एल कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, प्लस प्लस आई से ही होगा कि आपकी वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, आई में पड़ा है जी 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, द कंडीशन इज फॉल्स। अब आपका लूप मजीद नहीं चलेगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना सी आउट स्टेटमेंट, ये मजीद नहीं चलेगी। आपका प्रोग्राम आएगा, इसके पास गेट सी एच और इसके बाद रिटर्न 0, तो आपने तभी लिखना है अगर आपने मेन फंक्शन से पहले उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर अगर लिखी है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपको प्रिंट करके देगा 32758, या आपकी अरे के अंदर जो 5 वैल्यूज हैं जो कि स्टोर हुई हुई हैं वो प्रिंट करके आपको दे देगा। तो इस प्रोग्राम को मैं लिख लेता हूं, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं आपके सामने लिख देता हूं। हेडर फाइल्स यूज कर लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, वॉइड मेन, इंटीजर टाइप की अरे बना लेते हैं, नाम उसका ए ही रख लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लोकेशन उसके अंदर 5 लोकेशंस हैं और इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अपनी मर्जी की मैं वैल्यू इसमें दे देता हूँ, लेट्स सपोज 3 2 5 7 8, ठीक है, ये वैल्यूज दे देते हैं। और इसको मैंने स्क्रीन के ऊपर इनमें जो वैल्यूज पड़ी हैं 3 2 5 7 8, इनको मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा फॉर लूप फॉर इंटीजर i is equal to 0, i is less than or equal to 4, i प्लस प्लस, या प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार सी आउट स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ मेरे मेरे इस अरे जिसका नाम ए है, इसकी लोकेशन नंबर आई या इंडेक्स नंबर आई पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करो और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके चले जाओ। चूंकि मेरे फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है जो कि मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख रहा। अगर मैं चाहता कि जी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं विद इन माई फॉर लूप विच आई वांट टू एग्जीक्यूट, तो फिर मैं उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता। तो इसके बाद मैं जस्ट गेट सी एच का फंक्शन लिखूंगा। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं, ठीक है। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आउटपुट होगा जी 3, नेक्स्ट लाइन पे 2, नेक्स्ट लाइन पे 5, फोर्थ लाइन पे 7, फिफ्थ लाइन पे 8 प्रिंट होगा और प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 32578 लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से रन करूंगा तो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूटेड जो प्रोग्राम होगा उसका आउटपुट भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देख लें, प्रीवियसली रन जो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है, उसका आउटपुट भी आपको नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरा जो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है उसका आउटपुट नजर आए, तो आप सबसे पहले लिख दें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। तो अब अगर आप इसको कंपाइल कर ले, ठीक है, कोई एरर नहीं है। और अब आप इसको अगर रन करोगे तो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूटेड जो प्रोग्राम था उसका आउटपुट आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको ये अब आपके अरे के जो कंटेंट्स है ना वो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है।
हमने आज जो है अरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया है। हम लोगों ने आज देखा है कि अरेज को किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अरेज को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है और अरे के अंदर मौजूद जो वैल्यूज है ना, उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उनको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज देखी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को ऑब्वियसली मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों को आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ आए होंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरे इसी चैनल के ऊपर एक और प्ले लिस्ट है जो कि सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, या जिसको स्ट्रक्चर्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, उसकी वीडियोज़ हैं। उसके अंदर जो है इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अरेज के ऊपर डिस्कशन हुई भी है। और अरेज से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के अंदर, यहाँ पे कॉर्नर के अंदर जो आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।